जय हिंद क्लास, स्वागत है आप सभी लोगों का सत्यम टीचर्स के इस प्यारे से परिवार के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेस, जो कि मोस्ट अवेटेड चैप्टर है क्लास 10th के बायो का, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है और इसके बाद एक दूसरा पार्ट आएगा। इन दो पार्ट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर की एक एक बारीकियों को ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे जो ये लाइफ प्रोसेस हमें चैप्टर दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है। ये जो लाइफ प्रोसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आपको समझाता हूँ। देखो, हमारा जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी जीने के लिए हमारी जो बॉडी है, हमारी जो लाइफ है, उस लाइफ को जीने के लिए हमारी बॉडी ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस करती है। उस प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इट इज अ बेसिक एंड essential activities performed by an organism is known as life process। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को जिंदा रखने के लिए, अपनी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए वो क्या करता है, कुछ बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज करती है उसकी बॉडी। तो उसी सारे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब ये कैसी एक्टिविटी है जो किसी की बॉडी करती है, जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है। तो उन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं कि वो कैसी एक्टिविटीज हैं जिसपे इंसान जिंदा रहता है, तो वो एक्टिविटीज में सबसे पहला जो है वो है न्यूट्रिशन। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। उसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन। अब इस एक्सक्रीशन के बाद एक और आता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। गधो, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। बिकॉज मैंने अभी आपसे बोला कि लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी है। यानी इन लाइफ प्रोसेस के अलावा हमारी जिंदगी रहेगी ही नहीं अगर हम ये लाइफ प्रोसेस नहीं करेंगे। तो मुझे खुद बताओ, अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हो, अगर आप शादी नहीं करते हो, बाबू आपका मुन्ना नहीं होता है, तो आपको आपकी लाइफ प्रोसेस, आपकी जिंदगी पे कोई इससे असर पड़ने वाला है अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हो। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? तो नहीं, रिप्रोडक्शन जो है वो कभी भी लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? इसका अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, तो आपको लिखना है बिकॉज इट इज नॉट अ बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप ये नहीं भी करती है, अगर आपकी बॉडी, अगर आप बच्चा पैदा नहीं भी करते हो, बेटा सलमान खान ने बच्चा पैदा नहीं किया, वो आज भी जिंदा है ना। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन नहीं करोगे, या डाइजेशन नहीं करोगे, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं करोगे, या एक्सक्रीशन नहीं करोगे, तब आपकी बॉडी पे इस चीज का असर पड़ेगा और हो सके कि आप जिंदा भी ना रहो। तो इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। जो हमारी लाइफ के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ये पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही तीन ही चीजों के बारे में पढ़ना है और हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा जब हम इन तीन चीजों को कवर कर लेंगे, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम किसको, न्यूट्रिशन को। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो लिसन केयरफुली सॉरी। न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने खाने को ऑब्टेन करता है, मेरी बात फोकस से सुनो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने खाने को ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अगेन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने को जब ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्लांट होता है वो अपने खाने को ऑब्टेन किस प्रोसेस से करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। लेकिन हम लोग क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं, हम लोग किसी और प्लांट या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो हमारा न्यूट्रिशन यानी प्लांट को फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस अलग है, और प्लांट के फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस अलग है। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या है, अलग अलग है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtain their food
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है। अब ऑब्टेन करने के अलग अलग तरीके हैं, ऑब्टेन करने के क्या है, अलग अलग तरीके हैं। मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं। न्यूट्रिशन करने के हमारे पास दो तरीके आते हैं, न्यूट्रिशन के हमारे पास दो तरीके आते हैं। पहला तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बना रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भी किसी प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं होता है और अगर वो अपना खाना खुद बनाता है अपने अंदर, तो उसको वो कैसा न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, खाने को ऑब्टेन करना। अब वो ऑब्टेन कर कैसे रहा है, अगर वो खाना खुद अपने इंटरनली बना पाता है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, एनिमल या प्लांट पे, तो वो कैसा न्यूट्रिशन कर रहा है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, प्लीज। ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, अगेन बता रहा हूं आपको, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर खुद खाना बनाता है, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती हैं और इंटरनली वो अपना फूड को बना लेती हैं, तो वो न्यूट्रिशन तो कर रही है, वो खाना ऑब्टेन फूड क्या कर रही है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, वो फूड ऑब्टेन तो कर रहा है, बट कैसे, वो अपने अंदर इंटरनली ऑब्टेन कर रहा है अपने आप। लेकिन हम लोग बेटा ऐसा थोड़ी हम धूप पे खड़े होकर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जादू वाला ऐसे कर धूप धूप, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट है, तो हम न्यूट्रिशन तो कर रहे हैं, बट कैसा न्यूट्रिशन कर रहे हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आपने अपने अंदर खुद खाना बना लिया तो आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो मेरी देख रहे हो, आप मुझे बताओ क्या आप अपना खाना खुद अपने अंदर बना सकते हो, बेड पे पड़े हुए आपके पेट में खाना अपने आप बने जा रहा है, नहीं। आपको किसी प्लांट पे, आपको आलू पे डिपेंडेंट है, सब्जी खाई होगी आपने आलू की बाबू, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपने नॉन वेज खाया होगा, तो वो क्या है, वो एनिमल है, तो आप प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट हो। तो अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होकर अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हो तो आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हो, इसका मतलब। और अगर आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी आप अपना खाना खुद बना रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता चल गया होगा जो ह्यूमंस हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं अपने अंदर, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो किसी प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। चलो, अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये कौन कौन करते हैं, तो ये प्लांट करते हैं, ऑब्वियस बात है बेटा, यहाँ ग्रीन लगा लेना, ठीक है ना, प्लांट मत बोलना, ग्रीन प्लांट करते हैं, क्योंकि कई प्लांट ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी ना दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। एक्सक्यूज मी, चेक करना, ये नीचे वाला आ रहा है ना, बच्चों को दिखाई देना चाहिए, नहीं आ रहा है ये वाला, कहाँ तक आ रहा है, हल्का सा नीचे हुआ ना, अभी ठीक है ना, ठीक, ओके ओके। फोटो, हाँ, तो जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है। अब क्या सर, अभी तो ऑटोट्रॉपिक समझ में आया, फिर एक और चीज क्या लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमने अभी आपको क्या समझा, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन खुद बनाने के भी दो प्रोसेस है बाबू। अगर आपने सनलाइट की हेल्प से खाना बनाया तो आपने फोटो ऑटोट्रॉपिक किया, लेकिन अगर आपने किसी केमिकल के हेल्प से अपना अगर खाना खुद बना लिया तो आपने कीमो ऑटोट्रॉपिक किया। तो मुझे बताओ, जो प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो किससे अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट से। किससे बनाते हैं, सनलाइट से। लेकिन
कुछ ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एक का नाम है क्या नाम है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये गधा क्या करता है, ये अपना खाना खुद तो बनाता है। आई थिंक ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कटिंग, तो मैं बोल देता हूँ। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है कि ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ी लिया होगा, सल्फर एक एलिमेंट होता है ना। तो सल्फर नाम के केमिकल से क्या करता है, अपना खाना अपने अंदर खुद बना लेता है। तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन तो कर रहा है, बट किससे अपना न्यूट्रिशन कर रहा है? ये न्यूट्रिशन कर रहा है एक केमिकल से, एक केमिकल से अपना न्यूट्रिशन कर रहा है। इट मीन्स कि ये अपना खाना खुद बना रहा है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पर किससे बना रहा है? केमिकल से, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइम स्पेंड के साथ आप मेरे को कमेंट में आंसर देंगे यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया। आगे चलते हैं। तो आपको बात समझ में आई नहीं आई? अगर अपना खाना खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉपिक। अब खुद भी किस चीज से बना रहे हैं? अगर सनलाइट से अपना खाना बना रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, और अगर केमिकल से अपना खाना बना रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉपिक। बात समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक का एक एग्जांपल ग्रीन प्लांट, दूसरा एग्जांपल कमेंट में छोड़ के जाना टाइम स्पेंड के साथ। लेकिन और कीमो ऑटोट्रॉपिक में मैंने आपको बता दिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये कीमो ऑटोट्रॉपिक करता है। कीमो मींस केमिकल से, और सल्फर लेता है, ये सल्फर का नाम लिखा हुआ है, और वो एक टाइप का बैक्टीरिया है, तो इसका नाम हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। वेरी गुड। अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक है इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, जिन भी बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज की डेफिनेशन के साथ। ओके, चलिए शुरू करें। तो ये तो हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉपिक के बारे में। यहां पर हम अलग से अब बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। तो हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है भाई? हाँ, हेटेरोट्रॉपिक, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर अपना खाना कोई खुद बनाता है, खुद ऑब्टेन करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। लेकिन अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्लांट और एनिमल, सो द प्रोसेस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है किससे? किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके, तो उसको हम कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जिस तरीके से ऑटोट्रॉपिक 2 तरीके के हैं, उसी तरीके से हेटेरोट्रॉपिक भी यहाँ 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सबसे पहला होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोट्रॉफिक, उसके बाद आता है पैरासाइट। ये अलग है, पैरासाइट, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई किसी पे डिपेंडेंट है। क्या है? किसी पे डिपेंडेंट है। अब वो या तो प्लांट पे डिपेंडेंट होगा या फिर वो एनिमल पे डिपेंडेंट होगा, पर डिपेंडेंट होगा। मुद्दे की बात क्या है? डिपेंडेंट होगा। तो ये होलोजोइक और सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइट, इन 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया इसे? जो होलोजोइक का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसलिए कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करता, इसीलिए वो क्या कर रहा है? हेटेरोट्रॉपिक कर रहा है। अब जब वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा होगा, किसी प्लांट या एनिमल से जब न्यूट्रिशन ले रहा होगा, तो वो कैसे ले रहा है उस बिहाफ पे बांटा गया है। मान लो अगर वो न्यूट्रिशन लेते समय पहले वो खाना खाता है और फिर उसको पेट में ले जाके डाइजेस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। नहीं बात समझ में आई? अगर वो पहले खाना खाता है, सबसे बेटा गवारों वाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूं आपसे, बुक में बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं फिर भी आपको इजीएस्ट वे में बता रहा हूं कि जो पहले खाना खाता है, मतलब फर्स्ट इंजेशन करता है, खाता है, और उसके बाद अपने पेट में लेके डाइजेशन करता है, अगर ऐसा कोई है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो है, लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक कैटेगरी में आता है। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम किसी और प्लांट और एनिमल पे तो डिपेंडेंट है, तो हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर ही रहे हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा वाला कर रहे हैं? होलोजोइक। हम लोग पहले खाना खाते हैं बेटा, आप लोग पहले खाना खाते हो, उसके बाद आपके पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो पहले आपने खाया और फिर डाइजेस्ट किया, ये थोड़ी कि बाहरी डाइजेस्ट कर दिया फिर खा रहे हो, ऐसा तो करते नहीं है।
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करता है? जो फर्स्ट इंजेक्शन आफ्टर डाइजेशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ऐसा कौन कौन करता है? तो एग्जाम्पल देखें अगर हम होलोजोइक के, तो एग्जाम्पल में तो सबसे पहले तो भैया अपना ही नाम दर्ज करवाओ यहाँ पर, ह्यूमंस, हम ही लोग करते हैं। उसके बाद कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। कौन? एक अमीबा हो गया, उसके अलावा पैरामीशियम हो गया। ये लोग कौन सा? ये लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं, ये भी किसी पे डिपेंडेंट ही होते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम ये हो गए कुछ, ठीक है ना। और एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी आपने देखा होगा वो पहले खाना खाते हैं। एनिमल्स में चाहे ओमनीवोरस हो, चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। हेटेरोट्रॉपिक किसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट होने के बाद अगर वो अपना खाना पहले वो खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट इंजेक्शन आफ्टर डाइजेशन, तो वो क्या कहलाएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएंगे। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? चलो सेप्रोट्रॉपिक में चलें, उल्टा कर दो। होलोजोइक पढ़ा अभी हमने, होलोजोइक में क्या पढ़ा? पहले खाएंगे फिर पचाएंगे। बेटा सेप्रोट्रॉपिक में जस्ट उल्टा है, पहले पचाएंगे ससुर फिर खाएंगे। अब बात समझ रहे हो कितना घिनौना हो जाएगा? अब सोचो कि आप मुंह में खाना खाते हो, चबाया है आपने कभी रोटी सब्जी लेके मुंह में चबाई हो, मैं आपसे वो रोटी अगर थुकवा दूं, देखो प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूं, अगर वो रोटी आपसे आपके प्लेट में मैं थुकवा देता हूं और दोबारा बोलता हूं खा के दिखाओ, कैन यू ईट? एकदम कैसा तो बन जाता है, एकदम कीचड़ जैसा। उसे दोबारा खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, अजीब सा सड़ा हुआ सा दिखने लगता है। सोचो वो पेट में जाता है तो कितना डाइजेस्ट होता होगा, तो कितना गंदा दिखता होगा, है ना। तो वो डाइजेस्टेड फूड होता है। अब ये सेप्रोट्रॉफिक क्या करते हैं? खाने को पहले बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब उसे सड़ाते हैं बुरी तरीके से, पूरा सड़ जाता है जब वो चीज़, तब उसको वो खाना शुरू करते हैं। मतलब होलोजोइक में क्या था? पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले डाइजेशन और फिर इंजेक्शन। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा आ गया यहाँ पर कि ये पहले डाइजेशन कर रहा है फिर इंजेक्शन। बेटा आपके कभी प्लेट, आपकी मम्मी आपको कभी लंच दी है, आपका खाना खराब हुआ है कभी? उसमें फफूंदी लग जा रही हो, ऐसा कुछ वाइट वाइट सा फंगस लगी है कभी? ब्रेड के ऊपर देखा है आपने फंगस लग जाती है, तो वो क्या करता है? उसको पहले बाहर सड़ाता है। आपने कभी देखा है बाहर कहीं कोई चूहा मर गया हो या कोई बिल्ली मर गई हो या कोई भी ऐसा डेड डिकेइंग प्लांट या एनिमल पड़ा हो, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? सड़ना शुरू होता है। पहले सड़ता है, खत्म नहीं होता है। तो सड़ता कैसे है? उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके लग जाते हैं और वो अपने मुंह से या किसी चीज से एसिड निकालते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज क्या होती है? धीरे धीरे पहले डाइजेस्ट होती है एक्सटर्नली। क्या होती है? एक्सटर्नली वो डाइजेस्ट होगी, और जब वो एक्सटर्नली क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी, तब उसको धीरे धीरे जब वो पूरा सड़ जाएगा उसके बाद वो उसे खाना शुरू करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो होलोजोइक पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन, और यहां पर सेप्रोट्रॉफिक क्या कर रहा है? पहले डाइजेशन, एक्सटर्नली क्या कर ले रहा है? पहले डाइजेस्ट, एक्सटर्नली डाइजेशन आफ्टर इंजेक्शन। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर इसको क्या मजा आ रहा है क्या बाहर सड़ा के एकदम घिनौना ऐसा करने में? क्यों? देखो इसके दो रीजन है। पहला रीजन देखो, नेचर ने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। हमें एक और चीज समझना है इस पे, नेचर ने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। मेरी बात बताओ आप एक चीज की, ये जो सेप्रोट्रॉफिक अभी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद ये इसे खाते हैं। पहला रीजन ये है कि इनकी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि खाना खाने के बाद ये अंदर कोई सिस्टम होगा, उसके अंदर खाना जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। ये सिस्टम उनके पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? एसिड की मदद से बाहर ही उनको क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा एक और रीजन है कि नेचर में बैलेंसिंग है। इतनी सारी चीज मरती है, इतनी लाशें आती हैं, इतने प्लांट को, ये सारी चीजें जो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, वो इन्हीं सेप्रोट्रॉफिक की देन है कि जो सारी बॉडीज होती हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अगर ये नहीं होंगे तो लाशों का अंबार लगना, फिर से वापस मोहनजोदाड़ो का मजनू का टीला बनेगा। अरे मजनू का टीला नहीं, क्या था? कंकालों का टीला। क्योंकि अगर ये लोग हैं तो इस वजह से क्या होती है? डेड बॉडीज जो होती हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं। तो ये नेचर का बैलेंस भी है, लेकिन मेन आंसर यही है कि इनके पास इंटरनली कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं? बाहर इनको बाहर डाइजेस्ट करना पड़ता है खाने को। कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप सेप्रोट्रॉफिक के? अगर आपको एग्जाम्पल लिखने को मिले तो भाई फंगस लिख लेना, है ना। फंगस के अलावा क्या लिखोगे?
ईस्ट लिख लेना, है ना, मशरूम लिख लेना। ये सब क्या है? ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं, मतलब इंजेक्शन कर देते हैं। अब आता है भैया हमारा लास्ट में पैरासाइट। ये सबसे बढ़िया, इन दोनों से भी सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है पैरासाइट। क्यों लगता है अभी आप समझ जाओगे। पैरासाइट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, यानी कि जो पैरासाइट न्यूट्रिशन करेंगे वो क्या करेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट होंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, होलोजोइक में क्या है, किसी पे डिपेंडेंट है, तो जब डिपेंडेंट है तो जब वो खाएगा तो वो चीज मर जाएगी। जैसे आपने आलू खाया, अब आलू तो डेड हो गया ना, आपके पेट में गया, तो पहले वो जब तक खेत के अंदर था उसके अंदर जान थी, लेकिन जैसे ही आप उसे खा गए वो तो डेड हो गया। ओके, सैप्रोट्रॉफिक तो खाता ही है डेड डिकेइंग चीजों को, तो ये तो डेड में ही है। पैरासाइट क्या न्यूट्रिशन है, ये किसी पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन जिस पे डिपेंडेंट है उसको बिना मारे, उसको बिना उसे किल किए उससे अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है। अब ऐसा कौन सा है जो बिना मारे पूरा कर लेगा? तो जितनी भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं बाबू, आपके बालों में जू पड़ी है, और अभी पड़ी होगी, भले आप बताओ ना बताओ, पर मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, है ना। ज्यादा बाल है ना बेटा, वो घर बढ़िया लगता है उनको। तो जो जू है आपके बालों के अंदर है, छोड़ो, आपके बालों में जू है, तो वो जो जू है वो आपके बालों में से क्या करता है, ब्लड सक करता है, आपके हेड में से क्या करता है, ब्लड को सक करता है। तो ब्लड सक करता है तो क्या आपको मार देता है? नहीं, वो आपके सर में रह के जिंदा भी रहता है और ब्लड सक करता है, मतलब वो अपना न्यूट्रिशन भी पूरा कर रहा है बिना आपको मारे, बिना आपको किल किए। कितना प्यारा है, इससे आपको इससे प्यार करना चाहिए। आप इसे निकाल के फेंक देती हो, मारती और है मम्मी ऐसे, पुट पुट आवाज आई है मम्मी बाल में से निकालती थी ना, ऐसे करके मारती, पुट पुट पुट। तो आप लोग मार देते हो, बताओ कितना अच्छा है, न्यूट्रिशन भी पूरा कर रहा है, आपको कुछ मार भी नहीं रहा। वो मॉस्क्यूटोज होते हैं, वो आते हैं, खून चूसते हैं, चले जाते हैं, आपको मारा क्या उसने? नहीं मारा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म से ले रहा होता है उसे बिना किल किए ले लेता है, बिना उसे मारे ले लेता है, विदाउट किलिंग देम। पैरासाइट क्या है? ऑब्टेन फूड विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। ठीक है, देम यहां पर उस ऑर्गेनिज्म से है जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्टेन फूड विदाउट किलिंग देम, बिना मारे अपना क्या करता है, वो और पूरा कर लेता है। तो क्या होगा इसका? अच्छा, जोक देखा आपने, जोक चिपक जाते हैं, तो जोक क्या मार देते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, ब्लड सक कर रहे होते हैं, धीरे 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 उसको आप निकालो, कैसे निकल जाएंगे वो लोग? निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? वो बिना मारे आपको न्यूट्रिशन पूरा कर रहा था। तो जो भी ऑर्गेनिज्म बिना मारे अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, तो उसमें क्या आ गया आपका लीच आ गया, और जोक को क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं ना शायद, लीच। ठीक है ना, एक मॉस्क्यूटो हो गया, है ना। दो आप टाइम स्पेंड के साथ कमेंट में छोड़ के जाएंगे, दो और पैरासाइट के नाम, अभी फटाफट तुरंत डालो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, हमने न्यूट्रिशन के बारे में जान लिया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। अब वो ऑब्टेन करेगा तो दो तरीके हैं, या तो वो क्या करेगा, अपने आप ही अंदर ही ऑब्टेन कर लेगा, मतलब खुद बनाएगा। तो खुद बनाएगा तो कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक, और किसी पे डिपेंडेंट है तो हेटेरोट्रॉपिक। अब आप खुद बना रहा है तो किस तरीके से बना रहा है, सनलाइट से बना रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, और किसी केमिकल से बना रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का एक एग्जांपल देखा हमने, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने यहाँ पर पढ़ा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है तो तीन पार्ट्स में इसको भी डिवाइड कर रखा है। पहला है होलोजोइक, फिर सैप्रोट्रॉपिक, फिर पैरासाइट। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है जो पहले खाने को खाता है और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद आता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो पहले खाने को डाइजेस्ट कर ले और उसके बाद उसे खाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई नहीं आई? उसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं, जिससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं उसको वो मारते नहीं हैं। ये आपको एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। इनकी परफेक्ट डेफिनेशन के लिए बेटा मैं इस बोर्ड पे नहीं लिख सकता, थोड़ा सा हमारा सिस्टम नहीं है हमारे
हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह, तो इसका अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा मैं, आप उस पर हमारी टीम का नंबर होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप पे आप उस पर नोट्स, चैप्टर का नाम लिख के, क्लास लिख के नोट्स लिख देना, आपको आराम से सारे नोट्स आपको उस पर मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मैं आपके साथ एंड टाइम तक खड़े रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। मैंने आपको हेटेरोट्रॉपिक में यहाँ पर बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, तो ये दोनों न्यूट्रिशन करते कैसे हैं वो देखेंगे, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ का देखेंगे ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन का नहीं पढ़ा तो फिर किसका पढ़ा बेटा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉज कर दिए विश्वजीत। तो अब न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के टॉपिक पे। जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर हम देखते हैं कि अमीबा जो होता है ना, अमीबा के पास एक फूड आता है, कोई भी फूड हो सकता है, वो फूड आएगा। अमीबा क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना शुरू करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर का होता है, तो ये अपने ना सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना शुरू करेगा और एक धीरे धीरे ना कवच बनाना शुरू करता है, धीरे 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 धीरे। अब ये क्या करता है, अपने धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है, तो 2 आपको एंटीना जैसा शेप दिखना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान से देखो। तो इस एंटीना जैसे 2 शेपों को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। इन शेप को क्या कहेंगे, सूडोपोडिया, ठीक है ना, नाम याद रखना, पी साइलेंट होता है, सूडोपोडिया कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। जो अमीबा एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करता है उसे सूडोपोडिया कहते हैं। ये सूडोपोडिया का काम क्या होता है, फूड को कैप्चर करने का। धीरे 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 ये सूडोपोडिया क्या करता है, फूड को कैप्चर करते हुए चले जाता है, और ये फूड को प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो धीरे धीरे इस फूड को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजीली कर लेते हैं, लेकिन इस छोटे से टॉपिक के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन छुपा हुआ है, जो कि है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। ये अब कौन से ईयर का क्वेश्चन है नहीं पता, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? टाइम स्पेंड के साथ इसका आंसर देना अगर किसी को पता है तो। एंडोसाइटोसिस होता है जब भी अमीबा क्या करता है, फूड को कैप्चर करके अपने साइटोप्लाज्म के अंदर लेता है, कैप्चर करता है। जब भी अमीबा कैप्चर करके फूड को साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब भी, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी फूड को अमीबा अपनी बॉडी के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब वो बॉडी में आ जाता है, जब आपका फूड बॉडी के अंदर आ गया, तो उससे क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म, अरे यार न्यूक्लियस छोड़ दे रहा हूं, साइटोप्लाज्म जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। और जैसे ही डाइजेशन हो जाता है तो किसी भी अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है, बाहर थ्रो कर देता है। तो जैसे फूड को अंदर लेने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस, उसी तरीके से फूड को बाहर फेंकने का यानी बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। क्या किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पर? एंडोसाइटोसिस फूड को कैप्चर करना मतलब अंदर लेना, साइटोप्लाज्म के अंदर लेना, और बाहर निकालना मतलब जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो बाहर निकालना क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो ये अमीबा का पूरा प्रोसेस होता है। इसका फ्लो चार्ट जो है वो नोट्स में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम देखते हैं। पैरामीशियम, अच्छा अमीबा जो है वो कौन सा न्यूट्रिशन करता है, हेटेरोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा, होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक करता है तो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, और पहले क्या किया इसने, इंजेक्शन किया, उसके बाद क्या किया, डाइजेशन किया। तो ये हेटेरोट्रॉपिक तो करता है, बट कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। वेरी गुड। अगला देखो, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के अंदर जो पैरामीशियम है वो कैसे अपना क्या करता है, न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको बोला था पैरामीशियम होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। इट मींस अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है तो पहले फूड को ही आएगा, फिर उस फूड को ये खाएगा, फिर अपने पेट के अंदर डाइजेस्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एंट्री पोर बना रखा है मैंने। इस एंट्री पोर को ओरल ग्रूव कहते हैं। अब यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं इसका नाम यहाँ लिखता हूँ, ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव कहते हैं इसे, ये ओरल ग्रूव, ये जो एंट्री पोर है इसको ओरल ग्रूव कहते हैं। और इसी एंट्री पोर से क्या होता है, मान लो यहाँ कोई फूड आता है,
ठीक है। तो ये फूड जो है आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीलिया। अब क्या करता है, फूड अगर यहाँ पर आया तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये फूड को धीरे 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 पास करता है कहाँ तक, ओरल ग्रुप तक। अब यहाँ आया तो ये बॉल एक दूसरे को ऐसे फेंकता जाएगा। अब मान लो फूड एक तरफ आया, सीलिया ने उसको धक्का मारा, दूसरे सीलिया के पास गया, फिर वहां से उसे और धक्का मारा, धीरे धीरे करते 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 वो कहाँ पहुंच जाएगा, ओरल ग्रुप के पास। और ओरल ग्रुप से उसे बॉडी के अंदर एंट्री मिल जाती है, मतलब पैरामीशियम कैप्चर कर लेता है उसके अंदर। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो अंदर यहाँ पर फूड वैक्यूल होता है, जिसके अंदर खाना रहता है। फूड वैक्यूल, स्पेलिंग गलत है क्या, फूड वैक्यूल, वैक्यूल ये ठीक है, फूड वैक्यूल होता है। अब ये फूड इसके अंदर एंटर करते हुए जाएगा और इस फूड वैक्यूल के अंदर चले जाएगा। फिर साइटोप्लाज्म के कुछ एंजाइम्स इसके अंदर एंटर करके इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है उसको यहाँ पर एक एनल पोर होता है, इसे एनल पोर कहते हैं, एनल पोर। इस एनल पोर के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। ये दोनों टॉपिक बेटा T20 मैच थे, अभी हमारे सामने ये वर्ल्ड कप बचा हुआ है, इसको खेलना है। ये तो बहुत इजी सा है। चलिए तो अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के ये देखो, मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे कॉमन भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से देखने को हमें मिलते हैं। तो ढंग से पढ़ना, क्योंकि बारीकी बहुत जरूरी है। बायो के अंदर आपको कंसेप्ट से ज्यादा टर्म्स याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पढ़ोगे आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इन सारी चीजों के नाम अगर याद नहीं होंगे तो कोशिश करना कि नाम भी याद हो। प्रोसेस याद है माशाअल्लाह, लेकिन नाम याद है तो सुभान अल्लाह बाबू, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सारी चीजों को अच्छे से याद रखते हो तो। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमन न्यूट्रिशन करते हैं वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है। खाना तो उन्होंने खा लिया किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके, लेकिन खाना खाने के बाद मैंने आपको कितने प्रोसेस लिखवाए थे। पहला लिखवाया था आपको मैंने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, वो तो हमने पूरा पढ़ लिया। लेकिन दूसरा क्या था, डाइजेशन था कि नहीं था, दूसरा था डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्या होता है ये जानना है हम लोगों को, ठीक है। तो डाइजेशन में हमने किसका देखा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमने इसका पूरा देख लिया, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में भी देख लिया। अब ये डाइजेशन जो है हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर ही पढ़ेंगे कि प्रॉपर जो डाइजेशन होता है ह्यूमन की बॉडी में, मतलब आपके गले के नीचे जो काजू कतली उतरी है ना, उस काजू कतली के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं वो सारी चीजें जानेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर जब आपके पेट में खाना जाता है उसके बाद इसके साथ साथ क्या क्या होता है वो सारी चीजें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे। अब उसने खाना तो खा लिया आपकी बॉडी में, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पूरा चार्ट जो बनाया है। सबसे पहला स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन आपके माउथ से। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, आपके माउथ से। उसके बाद ये माउथ से होते हुए आपके आता है किसके अंदर, खाने की नली में। इस खाने की नली को आप लोग फूड पाइप भी कह देते हो बोलचाल की भाषा में, और इसका साइंटिफिक यानी रियल नेम ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है ये, स्टमक के अंदर। तो इसे हम लिख लेंगे स्टमक। मैंने अगेन बोला नाम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टमक से ये पाइप कनेक्टेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहा होगा एक मोटे से पाइप के अंदर, इतना मोटा, ये ऐसा नहीं लग रहा सिंक का पाइप जो होता है जो नीचे लगा होता है उसकी तरह थोड़ा। तो ये सिंक वाला जो पाइप है, मतलब सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन एंड में आके आपको दिखाई दे रहा होगा ये लास्ट पोर है जिसको हम लोग एनस कहते हैं, जहाँ से हमारा सारा खाना जो है बेटा, सुबह सुबह आप अपने बाथरूम में जाते होगे, है ना। तो आगे क्या बताएं आपको, आगे तो आपको पता है, प्रैक्टिकल किया है आपने बेटा। तो ये एनस के थ्रू आपका खाना बाहर निकल जाता है, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसका पूरा चार्ट, ठीक है, कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब ह्यूमन जब न्यूट्रिशन या डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन करते वक्त उनके पास दो चीज़ें काम में आती हैं। एक तो आती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल,
और एक आते हैं ग्लैंड्स। मतलब ये कि जब ह्यूमन क्या करता है, डाइजेशन करता है, तो किन चीज़ों का यूज़ करता है? पहला वो यूज़ करेगा एलिमेंट्री कैनाल का। कैनाल का मतलब क्या बेटा? एक लंबी सी गुफा, एक लंबी सी टनल। कैनाल जो होती है ना, एक पतली सी पाइप, बहुत कैनाल जो उसी को कहते हैं। तो एक तो उसे चाहिए एलिमेंट्री कैनाल जिसमें से खाना होके गुजरेगा। तो आप देखो यहाँ से खाना घुस रहा है और ये कैनाल के अंदर जा रहा है, यहाँ से भी कैनाल जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो ये सारी जो मैंने अभी आपसे बात करा, ये क्या है आपके? ये एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ से शुरू होगा और एनस पे आके ये आपका एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाता है। लेकिन ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? खाना यहाँ से घुसाया और यहाँ से निकाला, यही थोड़ी एलिमेंट्री कैनाल, इतने में थोड़ी खाना डाइजेस्ट होगा। कुछ ऐसे और भी चीजें होती हैं जो कुछ ऐसे जूसेस, कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करती हैं जो खाना आपने खाया है उसे डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ से खाना घुसा के यहाँ से बाहर निकालने के प्रोसेस को थोड़ी डाइजेशन बोलेंगे। डाइजेशन में जो मेन रोल कहो आपके किसका होता है? ग्लैंड्स का। अब ये ग्लैंड होती क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स, आपको बोलूँ तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स को ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे, बट कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं या कुछ जूसेस रिलीज करते हैं, जिससे आपने जो खाना खाया है वो उसे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई भाई? सबसे पहले तो माउथ आ गया। माउथ के बाद हमारा ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस। इसके बाद हमारा क्या आ गया? ईसोफेगस के बाद क्या था भाई? हमारा स्टमक था, स्टमक आ गया, है ना। इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है? एनस है। उसके बाद हमारा एनस आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तो ये हमारा एनस आ गया। अब ग्लैंड्स के अंदर बेटा सबसे पहले हमारे माउथ में ये ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। आपके लार निकले हैं? लार बेटा कभी ऐसे टपक गई हो, ऐसे यहाँ से ऐसे गिरा है? मेरे गिरा है कितनी बार। तो उसे, तो वो जो लार निकल रही है आपके मुंह में, क्या कोई पाइप लगी है कि कोई पानी खोल दे रहा है वहां से लार निकल रही है? नहीं, आपके मुंह में ग्लैंड है और वो ग्लैंड क्या निकालता है? सलाइवा निकालता है। जो लार है उसको इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। तो वो कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड ये कहाँ पर होती है? माउथ के अंदर होती है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती है। अभी हम बात करेंगे, पहले ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद दूसरी ग्लैंड होती है, आप धीरे से आपका खाना माउथ से कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर भी आपको एक ग्लैंड मिलेगी जिसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से नीचे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ आपको अब कोई भी ग्लैंड नहीं मिलेगी। अब दो ग्लैंड है, एक यहाँ आपने ध्यान दिया होगा मैंने बनाया लीवर और एक बनाया मैंने पैनक्रियाज। तो ये दोनों भी क्या है? ग्लैंड है। तो लीवर और पैनक्रियाज। बेटा लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है क्योंकि लीवर साइड में है, इसके अंदर से खाना होकर नहीं गुजरता है। ठीक है ना। तो लीवर और एक होता है हमारा पैनक्रियाज। तो इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रिशन। जब भी खाना डाइजेस्ट होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर तो दो चीजें वर्क करती हैं, एक वर्क करती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी वर्क करती है ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का खाना होता है, एलिमेंट्री कैनाल का काम होता है खाने को रिसीव करना और रिसीव करने के बाद उसे क्या कर देना? बाहर निकाल देना। और ग्लैंड का काम होता है कि जब वो एलिमेंट्री कैनाल में घूम रहा होगा खाना तो उसको डाइजेस्ट करते रहना, जब तक वो बाहर निकलने से पहले क्या कर देना? उसको डाइजेस्ट कर देना। बात समझ में आई नहीं आई? वेरी गुड। आइए जरा इस प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। हाँ चलिए, माउथ के अंदर जब खाना जाता है, माउथ के अंदर क्या होता है? आपने, अब हम क्या बात करेंगे ना, रोटी सब्जी से बात करते हैं। रोटी ली आपने डुबाई सब्जी के अंदर और आप खा गए। अब जब आपने वो रोटी सब्जी खाई तो मुझे एक बात बताओ, आपने रोटी सब्जी खाने के बाद सबसे पहले क्या किया? उसको चबाना शुरू किया। क्या किया? चबाना शुरू किया। तो डाइजेशन का पहला प्रोसेस क्या कहलाएगा? च्यूइंग। क्या कहलाएगा? च्यूइंग। पहले आपने क्या किया? उसको कुछ चबाना शुरू किया, तो च्यूइंग की आपने उसके साथ। ऐसे किया आपने कभी? तो चबाना, आपने गाय भैंस को देखा होगा चरती हैं जब, तो ऐसे करके मुंह लेके आए हैं, ऐसे देखा आपने कभी? देखा तो होगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो माउथ के अंदर जब खाना आता है तो हम चबाना शुरू करते हैं उसे धीरे 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 धीरे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? रोटी और सब्जी को चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ। तो अब क्या हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, आपने बचपन से पढ़ रखा है, अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं पता। हमारे फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कहाँ लिखूँ? जगह ही खत्म। फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है,
प्रोटीन होता है, फैट होता है और मिनरल और विटामिन होता है। 5 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अभी हम इन तीनों की बात करेंगे, मिनरल और विटामिन की अभी बात नहीं करेंगे। तो मान लो कि मैंने जो रोटी सब्जी खाई है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन भी है और उसमें क्या है, उसमें फैट भी है, ठीक है। तो रोटी सब्जी खाई, अब वो मुंह में क्या हो रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ। मुंह में कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, सलाइवा, यानी कि लार रिलीज करेगा। आपने मोमोज खाए हैं तो खाते हो तो मुंह में लार नहीं आ जाता काफी ज्यादा, तो क्या रिलीज करता है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है। मैं रिलीज बोल दे रहा हूँ, रिलीज को, ठीक है ना। तो क्या रिलीज करता है, सलाइवा को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो जब वो सलाइवा रिलीज करता है तो मेरे मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, मुंह के अंदर मेरे खाने के अंदर जो प्रोटीन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मुंह के अंदर जो फैट होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे मुंह के अंदर जो मेरी रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो आधा डाइजेस्ट हो जाएगा। आधे डाइजेस्ट को पार्शियली डाइजेस्ट कहते हैं, ठीक है। आधे डाइजेस्ट को क्या कहते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। माउथ में जब खाना गया, अब मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा मेरा जो मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है। ध्यान से सुनो, 2 वर्ड होते हैं, एक कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाना, पूरा डाइजेस्ट हो गया, और एक होता है पार्शियली, मतलब आधा ही डाइजेस्ट हुआ है अभी। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जब आधा डाइजेस्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं माल्टोज। मेरे साथ प्लीज रिपीट करो एक बार, कार्बोहाइड्रेट जब आधा डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं माल्टोज। तो मेरे मुंह के अंदर, हाँ आधा, वो आधा मुंह में ही है पर वो अभी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जो देखो आपने खाया मुंह में, अब आपने रोटी खाई, अब वो रोटी कंप्लीट डाइजेस्ट, देखो अरे कहाँ लिखे हैं यार, मिटाई गए इसको, रुको रुको मिटा देते हैं, नहीं नहीं बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं, ये तो लिखे लिए है बच्चे सब। तो जो आधा बचा होगा उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बताता हूँ एक सेकंड। देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जब आधा डाइजेस्ट होता है, आधा, तो वो कहता है उससे वो बन जाता है माल्टोज। सेम कार्बोहाइड्रेट अभी आधा डाइजेस्ट हुआ है तो वो माल्टोज बनेगा, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोज। क्या कह देते हैं, जब ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, और इसी ग्लूकोज से ही एनर्जी को बनाया जाता है। इसीलिए जब आपकी दादी या आपके किसी बुजुर्ग की जब तबीयत खराब हो जाती है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, इसीलिए उनकी बॉडी में डायरेक्ट क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज। डायरेक्ट क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज, बिकॉज उनके पास कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने की क्षमता नहीं बची है, ठीक है। बॉडी के अंदर इतनी कमजोरी आ गई है कि कार्ब से ग्लूकोज नहीं बनेगा, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट क्या इंजेक्ट करा जाता है, ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अभी हमने, अच्छा सारा ही बता देता हूँ जब बता रहा हूँ तो कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट होगा तो क्या बन जाता है, माल्टोज। दूसरा कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जब पार्शियली डाइजेस्ट होता है तो वो बन जाता है पेप्टोन्स, और पेप्टोन्स जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो आपका बन जाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, ठीक है। ये हमारा बॉडी बिल्डिंग में वर्क करता है। आपका जो पंप्स वगैरह आते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो एमिनो एसिड की वजह से ही आते हैं, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग में हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, प्रोटीन वगैरह यूज करते हैं, आपकी हाइट बिल्ड करने में, ये सारी चीजों में, ठीक है। उसके बाद है हमारा कार्ब, प्रोटीन हो गया, उसके बाद आता है फैट। फैट जो है ये जब क्या होता है, पार्शियली यानी आधा डाइजेस्ट होता है, तो आधे डाइजेस्ट को क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। और जब ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है हमारा फैट तो उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। इसी फैटी एसिड से चर्बी बनती है, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने बता दिया। अब ये कब ये सारे आधे डाइजेस्ट होते हैं ये समझते हैं। हमने मुंह में खाया, अब मुंह में सुनो, जैसे आपने मुंह में लिया, आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके मुंह में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपके माउथ के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट क्या बन चुका है, माल्टोस बन गया है,
और आपके मुंह में प्रोटीन और फैट एज इट इज है, आपका कार्बोहाइड्रेट क्या बन चुका है, माल्टोज बन चुका है, ठीक है। किसने बनाया उसे, आपके मुंह में क्या था, सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा था, सलाइवा। सलाइवा यानी बेटा गवार वाली भाषा में बात करें तो इसे लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार कहते हैं। अब मैंने क्या बोला, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा। अब जो सलाइवा आपका लार निकल रहा है ना बाबू, उस वो लार के अंदर 99% वाटर होता है, केवल 1% एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइजोसोम कहते हैं, जिसको हम लाइजोसोम कहते हैं। आप बिना हाथ धोए खाना खा सकते हो, है ना, कभी कभी बिना हाथ धोए खाना खा लो, या हाथ धोने के बावजूद आपके हाथ पे कुछ बैक्टीरिया रह गए और वो खाने के साथ तो आपके मुंह में चले गए, तो उन बैक्टीरिया को तो किल करना पड़ेगा ना। तो ये जो आपका सलाइवा है, ये सलाइवा के अंदर जो लाइजोसोम है आपका, इस सलाइवा के अंदर क्या है, जो लाइजोसोम है वो आपके जो खाना है उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया चला गया है बाय मिस्टेक, या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए हार्मफुल है, तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। और साथ ही दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। फटाफट बताइए, कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज कहाँ बनता है, माउथ के अंदर। कौन बनाता है, सलाइवा। कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा के अंदर 99% वाटर, 1% लाइजोसोम होता है। बात समझ में आई या नहीं आई, आगे चलते हैं। तो अब हमारा खाना किस पोजीशन में है, ध्यान से समझो। अब हमारा खाना माल्टोज है, आ गया, माल्टोज है, प्रोटीन है, फैट है। ये अब हमारे गले से उतरेगा, नीचे जाएगा। अब ईसोफेगस के अंदर ना, ईसोफेगस में बेटा ऐसा नहीं है कि यहाँ से टपक से सीधा स्टमक के अंदर गिरता है, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड एरिया है, खाना एक बार में ऐसे अंदर नहीं जाएगा। तो इसके अंदर ना एक मोशन होता है, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके मोशन होता है। ये नली है पूरी, ठीक है, और इस नली के अंदर ना एक धीरे धीरे करके मोशन होता है जो खाने को अंदर लेके जाता है। आपने कभी सांप को कुछ निगलते हुए देखा है, तो वो अपनी बॉडी को किस तरीके से धीरे धीरे पोजीशन में लाता है और वो खाना धीरे धीरे अंदर चले जाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई नली है जिससे सीधा अंदर घुस जाता है। वो धीरे धीरे आपकी जो ईसोफेगस है वो क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है और एक मूवमेंट करती है, अपने आप में क्या करती है, एक मूवमेंट करती है। उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कि कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ अगर कोई नेता बनने आया कि सर पेरिस्टालिसिस मोशन कहते हैं, तो हाँ, इसे पेरिस्टालिसिस भी मोशन कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेरिस्टाल्टिक लिखा हुआ है, आप चाहो तो पेरिस्टालिसिस भी बोल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो आपके खाने को माउथ से स्टमक के अंदर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फूड पाइप। किस मोशन के जरिए, पेरिस्टाल्टिक मोशन या पेरिस्टालिसिस मोशन, दोनों मोशन आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोशन होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इससे खाना आपका कहाँ चले जाता है, पेट के अंदर। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने क्या किया कि अगर हमारे ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है तो उन्होंने क्या किया, एक इंसान को उल्टा कर दिया और उल्टा करके ना पानी पिलाया। उन्होंने बोला कि अगर पानी पिलाया और बोला कि अगर हमारी ईसोफेगस के अंदर सच में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो उल्टा होने के बाद भी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, है ना। तो पानी क्या होना चाहिए, स्टमक के अंदर पहुंच जाना चाहिए। तो उस इंसान को उल्टा करके एक वाटर बॉटल दी और उसे पिलाया। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया बिकॉज ग्रेविटी तो है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बट लिटरली वो इंसान उल्टा होकर भी पानी पी गया और पेरिस्टाल्टिक मोशन की वजह से पानी उनके स्टमक में पहुंच गया। इसका मतलब हमारी ईसोफेगस सच में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, और वो क्या काम किस लिए करती है, माउथ से स्टमक को खाने को माउथ से स्टमक में पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब हमारा खाना स्टमक के आके धड़ाम से अंदर गिरता है। किस पोजीशन में है खाना, माल्टोज, प्रोटीन, फैट की पोजीशन में है। अब यहाँ मौत का खेल चालू होगा। क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड तो बेटा बड़ा मासूम सा, इसने एक चीज रिलीज कर रही थी जिसे हम सलाइवा कहते हैं, लेकिन जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जरा मिटा दें इसको हम जरा। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके बारे में देखते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें रिलीज करता है। एक तो करता है HCl, एक करता है पेप्सिन, और एक करता है ये रेनिन। इस रेनिन के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ा सा बता दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है ना। हमें HCl पेप्सिन के बारे में मेन पढ़ना है। इस स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जिस लेयर का नाम है म्यूकस,
जिस लेयर का नाम क्या है, इनर लाइनिंग। स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है उससे हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। अब ध्यान से सुनो, ये माल्टोज प्रोटीन फैट हमारे स्टमक में आके गिरता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl का काम क्या है? HCl का काम है, HCl ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है? आपके खाने को और ज्यादा ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्या कह रहा है? बोलो। हाँ, तो HCl क्या करता है? HCl हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या होता है? वो जितना ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा उतना ही डाइजेस्ट करना उसको इजी रहेगा। तो HCl का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करने का। और एक और इसका काम होता है, क्या चीज का? जो हार्मफुल बैक्टीरिया अगर मान लो माउथ से भी लाइसोसोम से बच के क्या हो गए, पेट तक आ गए हैं अगर लाइसोसोम से बच के भी, तो HCl जैसे ही हमारे खाने पे गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा माल्टोज प्रोटीन फैट के ऊपर, क्या कर देगा? उसे किल कर देगा उन बैक्टीरिया को। ठीक है ना? आता है पेप्सिन का काम। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन आपके खाने के ऊपर गिरेगा। माल्टोज का पेप्सिन कुछ नहीं कर सकता, फैट का भी पेप्सिन कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटीन को आधा डाइजेस्ट यानी पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। और स्टमक के अंदर हमारा खाना किस पोजीशन में आ चुका है? माल्टोज पी से ये प्रोटीन अब आधा डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पेप्टोन्स। और फैट अभी पूरा बचा हुआ है, फैट का कुछ नहीं हुआ स्टमक के अंदर। अब ध्यान से देखो, हमारा कार्ब भी पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन भी पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, फैट बचा हुआ है। बट फैट का भी क्रियाक्रम करेंगे अभी, बट अभी फैट सेफ बचा हुआ है, अभी सेफ रहो आप। ठीक है ना? रेनिन बता देता हूं। देखो, रेनिन दूध के डाइजेशन के लिए काम में आता है। ठीक है? रेनिन किसके डाइजेशन के लिए? दूध के डाइजेशन के लिए। इसके में डीप बात कर सकते थे, बट अब सिलेबस में नहीं है तो फालतू में इसमें टाइम क्यों बर्बाद करें। बस इतना बता देता हूँ कि जो दूध होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन का काम होता है। बच्चों में रेनिन ज्यादा निकलता है, पेप्सिन कम निकलता है, बिकॉज बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं। ठीक है? छोटे बच्चे। बट एज कम्पेयर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ज्यादा खाना वगैरह, प्रोटीन, कार्ब वगैरह पे ध्यान देते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं या 1-2 साल के होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में दूध को प्रेफर करते हैं अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, तो उनकी बॉडी में ज्यादा रेनिन निकलता है। तो रेनिन ना मिल्क के लिए होता है। ठीक है? अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन आधा डाइजेस्ट हो गया, पेप्टोन्स। पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को आधा डाइजेस्ट करके क्या बना दिया? पेप्टोन्स बना दिया। अब ये हमारा जो पेप्टोन्स, ये हमारा आधा डाइजेस्ट हो चुका है, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है। अब क्या करना है? अब आपका खाना कहाँ जाएगा? यहाँ आधा पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। अब आपका खाना धीरे से आएगा और एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है? ये नली है पतली सी। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को कहते हैं जेजेनम। ठीक है? मिडल पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। और एकदम एंड के पार्ट को कहते हैं इलियम। मेरी बात ध्यान से देखना, अपर पार्ट को जेजेनम, बीच वाले पार्ट को ड्यूडेनम और लोअर पार्ट को इलियम। अपर, लोअर, मिडल, इन पार्ट्स के नाम याद रखने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अपर को जेजेनम, मिडल को ड्यूडेनम और लोअर को इलियम। अब ध्यान से देखो, जैसे ही आपका खाना अपर पार्ट में आया, यानी अगर मैं कहूं कि जेजेनम में आया तो समझ में आ रहा है ना, आपका खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में आता है, यहां पर आपका खाना किस कंडीशन में है? माल्टोज, पेप्टोन्स और फैट की कंडीशन में है। लेकिन खत्म तो लास्ट बचा है, यहां तक खाना आ गया है, बस यहां पहुंचाने दे। ठीक है? अब देखो ध्यान से कि हमारा जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस कंडीशन में पहुंचा हुआ है? माल्टोज, पेप्टोन्स, फैट में। अब जैसे ही अपर पार्ट में आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा खाना, तो अपर पार्ट में लीवर से एक ट्यूब कनेक्टेड होती है जो हमारे अपर पार्ट से कनेक्टेड होती है, और लीवर एक जूस निकालता है जिस जूस का नाम होता है बाइल जूस। जूस का नाम होता है बाइल जूस। ये एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे के अंदर ये 700 से 800 ml जो है, ये एक दिन में आप कह सकते हो क्या निकालता है? बाइल जूस को निकालता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। बाइल जूस, आपका कलर देखें बाइल जूस का, तो ये ग्रीन कलर का आपका बाइल जूस होता है और ये बाइल जूस निकालता है। अब ये क्या करता है? जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आता है, आपका खाना जैसे ही पहुंचा माल्टोज, पेप्टोन्स और फैट बनके, तो ये लीवर के थ्रू क्या होता है? इसके अंदर ये लीवर बाइल जूस निकालता है, जो बाइल जूस कहाँ चले जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब वो बाइल जूस माल्टोज के साथ कुछ नहीं करता,
प्रोटीन के साथ भी कुछ नहीं करता, सॉरी पेप्टोन्स के साथ, लेकिन फैट को आधा डाइजेस्ट कर देता है, यानी क्या बना देता है, ग्लिसरॉल बना देता है। क्या बना देता है, ग्लिसरॉल बना देता है। ठीक है, मेरी मूवी छूट जाएगी तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है, लेकिन मूवी छोड़ के पढ़ा रहा हूं भाई, रिजल्ट अच्छा देना प्लीज। देखो क्या था, हाँ, तो अब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हाँ, लीवर जो बाइल जूस निकाल रहा है उस पे माल्टोस पे कोई असर नहीं पड़ेगा उस बाइल जूस का, ना ही पेप्टोन्स पे, वो फैट को पार्शियली डाइजेस्ट करके क्या बना देगा, ग्लिसरॉल। तो बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। फैट को डाइजेस्ट करके इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर दिया, माल्टोज है, पेप्टोन्स है, और फैट भी अब आपका आधा डाइजेस्ट होकर क्या बन चुका है, ग्लिसरॉल। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, हम लोगों ने आपके फूड के तीनों कंपोनेंट को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया है, यानी कि आधा आधा डाइजेस्ट कर दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ये ज्यूजेनम के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट क्या बन चुका है, माल्टोज। प्रोटीन क्या बन चुका है, पेप्टोन। फैट क्या बन चुका है, ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज किसने बनाया, किसने बनाया, आपने नहीं, किसने बनाया, आपके सलाइवा ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उसने। प्रोटीन को पेप्टोन्स किसने बनाया, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेप्सिन ने। और फैट को ग्लिसरॉल किसने बनाया, हमारे लीवर ने। अब तीनों के तीनों आधे डाइजेस्ट हो चुके हैं, लास्ट में अब एक मसीहा आएगा और तीनों को फुल्ली यानी कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा। और आपको पता है वो मसीहा कौन है, तो नहीं पता तो हम बताते हैं बाबू, वो मसीहा है आपका ये पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज है। अब आपका जो पैनक्रियाज है ना, वो थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये एलिमेंट्री वाला सिस्टम मिटा लेते हैं, ठीक है ना। हम लीवर तक पहुंच चुके हैं, पैनक्रियाज ही पढ़ रहे हैं, तो इसे मिटा देता हूँ पूरे को, ये मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये हमारा पैनक्रियाज जो है ना, ये 4 तरीके के सेल से मिलकर बना होता है। कितने तरीके के सेल से, जो पैनक्रियाज है हमारा, ये जो पैनक्रियाज है ये 4 तरीके के सेल्स से मिलकर बना होता है। 4 टाइप्स ऑफ सेल। पहला सेल को कहते हैं अल्फा सेल, फिर अगला आता है बीटा सेल, फिर आता है डेल्टा सेल, फिर आता है एफ सेल। अब ये जो एफ सेल है ना, ये जो एफ सेल है, ये एफ सेल 3 एंजाइम रिलीज करता है। एक का नाम है अमाइलेस, एक का नाम है लाइपेस, और एक का नाम है ट्रिप्सिन। एक का नाम है ट्रिप्सिन। ये पैनक्रियास क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या रिलीज करता है, अपने इन एमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन, इन तीनों एंजाइम्स को कहाँ रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब ये रिलीज करता है अमाइलेस, लाइपेस और किसको, ट्रिप्सिन को, किसके अंदर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट के अंदर जब ये रिलीज करता है, तो ये अमाइलेस जो है ना, ये किस पे गिरता है, माल्टोज के ऊपर। ये जैसे ही अमाइलेस गिरता है, हमारा माल्टोज पूरा डाइजेस्ट होकर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर ये गिरता है जैसे ही, तो प्रोटीन के ऊपर क्या गिरेगा, ट्रिप्सिन गिरेगा। प्रोटीन के ऊपर जैसे ही ये ट्रिप्सिन गिरता है, ध्यान देना, माल्टोज के ऊपर क्या गिरा, अमाइलेस, ए लिख देता हूं यहां पर, अमाइलेस गिरा। प्रोटीन के ऊपर जैसे ही गिरेगा तो प्रोटीन मेरा, अरे पेप्टोन्स मेरा क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएगा। क्या गिरा था इस पर, ट्रिप्सिन गिरा है, टी लिख देते हैं। और हमारे किसके ऊपर, ग्लिसरॉल के ऊपर जैसे ही लाइपेस गिरेगा, लाइपेस जैसे ही गिरेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा फैटी एसिड बन जाएगा। और हमारा खाना बाबू फुल्ली डाइजेस्ट हो चुका है। पूरी प्रक्रिया आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में छोड़ा करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो ये हमारा खाना फुल डाइजेस्ट हो चुका है। इसके बाद स्टार्ट होगा अगला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर को फिनिश करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है। तो अगले लेक्चर के लिए आप प्लीज़ सत्यम टीचर्स को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको टाइम से मिल जाए। इसके बाद की क्लासेस को हम उसी में समझेंगे। चलो, जय हिंद, बाय बाय, सी यू।